अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर शहबाज। स्टूडेंट्स, आज 15th चैप्टर का सेकंड लेक्चर है 15.2 नेम्ड एज फर्टिलाइजर। सो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर क्या है, उसकी खास बातें क्या हैं और कौन कौन से फर्टिलाइजर पौधों के लिए फ़ायदेमंद हैं, सो आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज टेक्निकली हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेम्ड एज फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स खादों को बोलते हैं आम जुबान में। आप डिफरेंट तरह की खादें जो हम पौधों को मुहैया करते हैं, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि खादों की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको। सबसे पहले अगर अर्ली हिस्ट्री की बात की जाए तो 500 BC यानी बिफोर क्रिस्ट, 5000 साल पहले चाइनीज जो थे वो ज़राअत के शोबे से ना वो बसता थे। और ज़राअत एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे सबसे पहले इंसानों ने शुरू किया था। यानी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं ना, तो सबसे पहले उसमें स्टार्ट होने वाली जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। यानी सबसे पहले दुनिया में इंसानों ने कल्टीवेशन यानी कि फसल उगाना शुरू की थी। सो चाइनीज़ क्या करते थे, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मैन्योर का, एनिमल मैन्योर का इस्तेमाल करते थे। स्टूडेंट्स, ये मैन्योर क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब खादों का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था या अभी खादें बनी नहीं थी, तो नेचुरल तरीके से एनिमल लाइफ स्टॉक यानी कि जो घरों में हम जानवर पालते हैं लाइक भैंस या कोई गाय वगैरह, उसका जो गोबर होता है जिसे हम लाइफ स्टॉक फीसिस भी कहते हैं उन्हें, सो उसमें यूरिन और लाइफ स्टॉक जो है उनकी फीसिस को इकट्ठा करके एक मिक्सर बनाया जाता है, तो उसको मैन्योर कहते हैं। अक्सर आजकल भी देहातों में इसको बनाया जाता है, आप ना ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मैन्योर है ये नाइट्रोजनस एंड पोटेशियम रिच कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। सो ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नॉर्मली प्लांट्स को ना 3 ही न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तीनों मैन्योर के अंदर पाए जाते हैं। सो देखा यह गया है कि जिन जगहों पे कल्टीवेशन यानी फसलें लगाने के लिए मैन्योर यूज़ किया जाता था, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी। सो फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ। सो व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? Substance which are added to the soil to make up the deficiency of essential elements। यानी कि फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस हैं जो किसी जमीन में जरूरी कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। अगर आप डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें, सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल टू मेक द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं, एसेंशियली चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सो नीड ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों पेश आती है? जबकि मिट्टी में NPK तो होता है, तो फिर क्यों जरूरत पेश आती है? स्टूडेंट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लैंड है और इस लैंड में NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अवेलेबल है। सो होगा क्या कि जब हम कल्टीवेशन यानी कि फसल लगाएंगे यहाँ पे, सो होगा क्या कि पौधे जो ग्रो करेंगे, जो फसल यहाँ पे लगाएंगे, सो वो ज़मीन से डेफिनेटली नाइट्रोजन का यूज़ करेगी, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का। सो पौधों ने क्या किया, रिप्लेनिश कर दिया, गायब कर दिया या यूज़ कर दिया या इस सॉइल को डेफिशिएंट कर दिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को लेके। यानी कि अब एक दफ़ा जब हम फसल काट देंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो अब दूसरी फसल जब लगाएंगे तो ये जो ज़मीन है ये डेफिशिएंट होगी न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। सो इन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए उन केमिकल्स को ही फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। पहले इनकी जगह पे हम मैन्योर यूज़ करते थे। स्टूडेंट्स, अब नीड ऑफ फर्टिलाइजर क्यों है ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को चाहिए ना, वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी पौधों को ग्रो करने के लिए जो थोड़ी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, वो माइक्रो हैं।
और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं विच रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर एग्जांपल देखें तो बोरोन, कॉपर, आयरन, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये वो एलिमेंट्स हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम है। स्टूडेंट्स, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 6 ग्राम से 200 ग्राम रिक्वायर्ड होते हैं पर एकड़ लैंड के अंदर, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो 5 किलो से 200 किलो तक 1 एकड़ के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ये अपने ना डेफिनेशंस भी याद रखनी है और कंट्रास्ट भी याद रखना है आपने इसका। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि हमें फर्टिलाइजर के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं। सबसे पहले, एवरी कंपाउंड ऑफ डिजायर एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइजर। कहने का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड की हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो नाइट्रिक एसिड है ना, उसमें नाइट्रोजन जो कि पौधे को न्यूट्रिएंट के तौर पे चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन देखें और पौधों को नाइट्रोजन देने के लिए नाइट्रिक एसिड दे दें, यानी कि एवरी कंपाउंड ऑफ द डिजायर एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रोजन जरूर है बट ये फर्टिलाइजर नहीं है। सो ये बात समझ लें कि हर वो केमिकल जिसमें आपको फॉस्फोरस, या अगर बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की, तो ये भी फर्टिलाइजर नहीं है। तो ये नहीं कि आपको जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस नजर आया वो आपने खाद समझ के पौधों को स्प्रे कर देना है या सॉइल में ऐड कर देना है, ऐसा नहीं है। सो एवरी कंपाउंड ऑफ डिजायर एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइजर। अ फर्टिलाइजर शुड बी वाटर सॉल्युबल। पहली कंडीशन आपके सामने है कि जो फर्टिलाइजर है ना वो पानी में जरूर हल हो। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? लेट्स से मेरे पास एक प्लांट है, मैं यहाँ पे एक प्लांट को ड्रॉ करता हूं। लेट्स से एक लीफ है और ये सॉइल है और ये उसकी रूट्स हैं और ये रूट हेयर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैं जो भी फर्टिलाइजर मिट्टी में डालूंगा तो वो पानी में हल होना चाहिए, क्योंकि पानी में वो डिसॉल्व होगा, तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद ही वो ज़मीन में सीप होगा ना, जज़ब होगा, और जब वो ज़मीन में जज़ब होगा तभी तो वो रूट हेयर्स तक पहुंचेगा। और रूट हेयर्स का काम ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स को क्या करना स्टूडेंट्स, टेकअप करना, एब्जॉर्ब करना। जाइलम एंड फ्लोएम्स का रोल आपने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो फर्टिलाइजर है ना वो शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, और ये नहीं कि पानी में सॉल्युबल हो बल्कि पानी में स्टेबल भी रहे। ऐसा ना हो कि जो हम फर्टिलाइजर खादों को मिट्टी में डाल रहे हैं वो खाद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो पानी के साथ क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। अगर पानी के साथ रिएक्शन कर लेगी तो रिएक्शन के बाद आपको पता है कि फिजिकल और केमिकल नेचर चेंज हो जाती है। सो ऐसा ना हो कि पानी के साथ उसका रिएक्शन हो जाए, पानी में वो डिसॉल्व हो और उसमें स्टेबल रहे, और वो स्टेबल होने के बाद जो है वो सीप हो, मिट्टी में जज़ब हो, रूट हेयर्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाए। सो शुड बी स्टेबल इन सॉइल एंड एज वेल एज इन स्टोरेज, यानी कि जब वो स्टोरेज में थी, यानी कि जब वो सिलोज में, यानी कि बड़े बड़े जो थैले होते हैं जिसमें उसको स्टोर किया होता है, उसमें भी वो स्टेबल हालत में रहे, और जब पानी में आए तो तब भी वो स्टेबल हालत में रहे। इट शुड बी चीप, सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि अगर खाद महंगी होगी तो ओवरऑल जो मुनाफा है फसल के अंदर से वो ज़्यादा नहीं होगा। सो ये 3 बुनियादी चीज़ें मैंने बताई हैं कि एक अच्छे फर्टिलाइज़र की क्या क्या ख़ास बातें होती हैं। कुछ मज़ीद बातें हम डिस्कस करते हैं। असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र, एक अच्छे फर्टिलाइज़र की क्या क्या खसूसियात होती हैं। स्टूडेंट, पहली खसूसियत, न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स, यानी कि एक अच्छी खाद की निशानी क्या होगी कि वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोई भी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट हो सकता है, वो जैसे ही पानी में डिसॉल्व हो पौधों में, यानी वो मिट्टी में नीचे सीप हो जाए, और उसके बाद वो रेडिली यानी प्लांट के लिए ऐसी शक्ल में अवेलेबल हो जिससे प्लांट ईजिली यूज़ कर सके। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। होता क्या है कि सॉइल के अंदर
जहाँ पे रूट हेयर्स होती हैं, तो रूट हेयर स्पेसिफिक तरह के कंपाउंड्स को इनटेक करती हैं, हर तरह का कंपाउंड वो इनटेक नहीं करती। स्टूडेंट्स, बायो में ना एक टर्म है लॉकिंग की, लॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सम टाइम न्यूट्रिएंट्स जो कि आपने खादों की शक्ल में ऐड किए थे सॉइल में, वो मिट्टी में आते हैं और मिट्टी में आके वो कुछ ऐसे सब्सटेंस के साथ मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट उनको वो यूज़ नहीं कर सकता। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब लॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, वो यही की जा रही है कि न्यूट्रिएंट्स रेडीली अवेलेबल हों, यानी ऐसा ना हो कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आए और सॉइल में आने के बाद लॉकिंग प्रोसेस में चले जाएं और लॉकिंग प्रोसेस में जाने के बाद प्लांट्स के लिए वो अवेलेबल ही ना हो। सो हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, और ऐसी खादें होती हैं तो हम उसके अंदर कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं। लाइक बहुत सारी खादें ऐसी हैं जो कि एसिडिटी कॉज करती हैं सॉइल के अंदर आके। सो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा लाइम ऐड कर देते हैं। ये बात आपको चैप्टर 2 में भी बताई थी, लाइम ऐड कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि वो खादें जैसे ही सॉइल में आती हैं तो लाइम उनके एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रल करता है, यानी कि नॉर्मल रखता है। सो वो फिर रेडिली अवेलेबल रहती हैं प्लांट्स के लिए, अदरवाइज वो एसिडिक इन्वायरमेंट के बाद लॉकिंग में चले जाती हैं। सो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आए वो रेडिली अवेलेबल हों टू प्लांट्स, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो भी खादें हैं वो पानी में अच्छे से हल हो सकें ताकि वो मिट्टी में जज़ब हों और उनका इस्तेमाल कर सकें पौधे। नॉट बी इंजूरियस, यानी कि जो खादें हैं ना वो पौधों के लिए जहरीली साबित ना हो। इट शुड बी चीप, पहले भी बताया कि ये खादें जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए। इट मस्ट बी स्टेबल, यानी कि खादें जो हैं वो मिट्टी में स्टेबल रहें लंबे अरसे तक। इट शुड नॉट आल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, ऐसा ना हो कि वो सॉइल की पीएच चेंज कर दे। अगर कोई ऐसी खाद है तो हम उसमें लाइम ऐड करते हैं ताकि वो पीएच में आने वाले चेंज को बैलेंस कर दे। बाय रेन वाटर, इसका मतलब है बाय रेन वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू अ फॉर्म विच द प्लांट कैन एसिमिलेट ईजिली। मतलब इसका यह है कि खादें जब हम फसल में डाल देते हैं तो मौसम में उसके बाद जायज़ा लेने के बाद देखते हैं कि बारिश कब आने वाली है, उस लिहाज से हम खाद को डालते हैं। सो बारिश के पानी के आने के बाद वो खाद बारिश के पानी के साथ मिले और ऐसी हालत में कन्वर्ट हो ताकि प्लांट उसको ईजिली एसिमिलेट कर सकें, यानी उसको यूज़ कर सकें। अब कुछ जगहों पे बारिश की कमी होती है तो हम ट्यूबवेल्स की मदद से पानी, यानी कि आपाशी जिसे हम कहते हैं, वो करते हैं ताकि रेन वाटर अगर नहीं भी अवेलेबल तो हम खुद से वाटर को प्लांट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे प्लांट्स वाटर को यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें डिज़ोल्व करते हैं और इस तरह से वो एसिमिलेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे कुछ फर्टिलाइज़र्स की मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई, कुछ उसकी अच्छी रिक्वायरमेंट्स बताई। अब हम आपको बताएंगे कि 3 तरह के फर्टिलाइज़र्स हैं जो हमारे सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। सो उनमें सबसे पहले है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वो होंगे जो हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होंगे जो हमें फॉस्फोरस प्रोवाइड करेंगे, ये भी हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। और थर्ड कैटेगरी है पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स, पोटेशियम को के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं पोटेशियम। सो पोटेशियम फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि पौधों को पोटेशियम प्रोवाइड करेंगे। सो ये 3 मेजर फर्टिलाइजर्स हैं हमारे सिलेबस में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन फर्टिलाइजर्स की डिटेल देखेंगे। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, पोटेशियम और फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, और पौधों में नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और पोटेशियम का क्या रोल है। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।